हेलो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज जिसके अंदर जो करंट इश्यूज हैं हम उनको डिस्कस करते हैं फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस। और जो आज हम इशू डिस्कस करने वाले हैं, अगेन इट्स अ परसिस्टेंट इशू। इट्स द इशू ऑफ द एयर पोल्यूशन। और बेसिकली इस इशू को हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, और जब आपको सवाल पूछा जाएगा, इट विल बी फ्रॉम द एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो कि बहुत बड़ा थीम है, इसके अंदर एक बड़ा छोटा सा माइक्रो नीश है, दैट इज़ द डिसीज़ ऑफ सिविलाइजेशन। तो वहाँ से सवाल आजकल जो है वो आ रहे हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, द डिसीजेज ऑफ सेडेंट्री लाइफ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और उसी के अंदर जो है वो एयर पोल्यूशन से भी सवाल जो है वो आगे चल के आपसे पूछे जा सकते हैं। और इन चीज़ों को ना सिर्फ एपिडेमियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे, इसको हम कल्चरल पर्सपेक्टिव से, इसको सोशो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से जो है उन लेंस से, अगेन जहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने काम किया है वहाँ से जो है वो स्टडी किया जाएगा, समझा जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज़ बेसिकली द पीडीएफ। और इस मटेरियल को जो है वो आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगा ऐप के ऊपर। अगर आप जो कंपाइलेशन है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप के अंदर एक कोर्स मिलेगा, द एडवांस्ड फाउंडेशन कोर्स। एडवांस्ड फाउंडेशन कोर्स के अंदर जाइए, वहाँ पे फ्री रिसोर्स करके एक सेक्शन मिलेगा। तो वहाँ पे जो करंट अफेयर्स हैं सारे के सारे, वो जो भी आने वाले हैं, जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जो है वो अगेन PDF कंपाइलेशन एक्सेट्रा, इट विल बी ऑल विद यू। चलिए, अब जो है वो हम मुद्दा शुरू करते हैं अपना। और अगर इस मुद्दे को हम समझने की कोशिश करें, जो आपके पास ये एयर पोल्यूशन का मुद्दा है और एयर पोल्यूशन की वजह से जो है वो आपका हेल्थ किस तरह से डिटीरियोरेट हो रहा है, उसका मुद्दा जो है, जो सबसे पहला लेंस है एयर पोल्यूशन को समझने के लिए, दैट इज़ गिवन बाय रॉय रैपापोर्ट। रॉय रैपापोर्ट ने अपनी कल्चरल इकोलॉजी के अंदर जो उन्होंने थ्योरी दी है, उसके अंदर उन्होंने एक और चीज़ लिखी है, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ द कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, वो कहते हैं कि बेसिकली जो भी कल्चर है आपकी, वो या जो भी कल्चर है, जो भी आपके कल्चरल लॉज होते हैं, उनका जो प्राइमरी मोटिव रहता है वो ये रहता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को, ह्यूमन सोसाइटी को बचा के रखना। जब किसी भी तरह का पोल्यूशन होता है, किसी भी तरह का एनवायरमेंटल डिटीरियोरेशन होता है, इट कॉजेज अ कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो सिम्बागा मरिंग को समझाते हैं। तो सिम्बागा मरिंग के अंदर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सारे जो पिग्स की पॉपुलेशन होती है उसको कर्ल किया जाता है, मारा जाता है। तो उसको मारने का जो सबसे बड़ा एक थीसिस या फिर सबसे बड़ा जो एक रीज़न निकलता है, वो ये निकलता है कि अगर पिग्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करेगा। अगेन एनवायरमेंटल जो एक वहाँ पे जो एक इन्वायरमेंटल अवेलेबिलिटी है या फिर जो इन्वायरमेंटल टर्नओवर है वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो अपने छोटे से इन्वायरमेंट को बचाने के लिए वो लोग जो है वो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम सिम्बागा मरिंग करते हैं, उसको जो है वो पिग्स को कर्ल करते हैं। तो इस तरह से कल्चर जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है कि पोल्यूशन को या फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोका जा सके। ठीक है, और अगेन पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना उसका जो है वो एक पार्ट होता है। बट अगर ट्रेडिशनली इंडिया के अंदर हम देखें तो इस तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इस तरह के जो टैबूज हैं, वो कम रहे हैं। ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर हैं। अगर हम NMS कम्प्लेक्स के अंदर देखें तो वहाँ पे रिलीजन ये काम कर रहा है। अगर हम हिमाचल के अंदर चले जाएं, कुछ हिमाचली ट्राइब्स के अंदर जो है वो रिसर्च करें तो अगेन रिलीजन जो है वो ये काम कर रहा होता है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास सिखिज़म के अंदर जो है वो अगेन रिलीजन, रिलीजियस फिलॉसफी जो है वो अगेन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का जो है वो काम कर रही है। बुद्धिज़्म के अंदर जो है वो ये बातें कही जाती हैं। बट ऑन द अदर हैंड व्हाट हैपन्स विद द सोसाइटी इज़ कि जैसे ही एक मॉडर्नाइजेशन का क्लॉज आता है, मॉडर्नाइजेशन जो कि उसी के साथ साथ सेकुलराइजेशन भी लेके आता है। और सेकुलराइजेशन क्या कहता है? सेकुलराइजेशन कहता है कि आपको जो आपकी सेकुलर लाइफ है, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसको रिलीजन से अलग रखना है। रिलीजन को आप अपने रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर रखोगे, जो वर्शिप प्लेसेस है वहाँ पे आप रखोगे, और जो आपकी सेकुलर लाइफ होगी, जो आपकी इकोनॉमिक लाइफ होगी, वहाँ पे आप इकोनॉमिकल लॉज के साथ जो है वो डील करने वाले हैं। वहाँ पे रिलीजन जो है वो आड़े नहीं आ सकता है।
दिस इज़ व्हाट सेकुलराइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इज़ अबाउट। तो जो अगर परसेप्शन की बात करें, अगेन बेसिकली जब सेकुलराइजेशन आता है तो सेकुलराइजेशन के कारण जो वो रिलीजियस लॉज होते हैं वो भी पीछे रह जाते हैं, ठीक है, जिस वजह से बेसिकली ह्यूमंस जो है वो अगेन इकोनॉमिकल वेल बीइंग को या फिर इकोनॉमिकल ग्रोथ को जो है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, रादर देन इंक्रीजिंग और रादर देन टेकिंग केयर ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, जो कि आपके पास रिलीजन के अंदर या फिर कल्चर के अंदर जो है वो कही गई थी। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम क्यों नहीं सोचते कि आपके पास जो है वो सस्टेनेबिलिटी रहे। हम हमेशा अपनी सेकुलर लाइफ के अंदर जो है वो इकोनॉमिक थीसिस के अराउंड जो है वो क्यों घूमना शुरू कर देते हैं। और इसी के रिगार्डिंग एक और काम है, दैट इज़ ऑफ द जूलियन स्टीवर्ट। तो जूलियन स्टीवर्ट ने अगेन अपनी, जब उन्होंने द थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज लिखी, किताब का नाम है, तो उसके अंदर जो है वो अगेन परसेप्शन ऑफ कल्चर लिखते हैं। तो अगेन वहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे इकोलॉजी जो है वो कल्चरल परसेप्शन को बनाती है। और अगर मैं अगेन इंडिया की बात करूँ या फिर जो मॉडर्न अर्बनाइजेशन की जो है वो बात की जाए, तो दोबारा फिर से वही जो एक टर्म है मॉडर्नाइजेशन वाला और जो सेकुलराइजेशन वाला, उसका एक ट्रेंड चला हुआ है। और उसके एक ट्रेंड की वजह से इंसानी दिमाग के ऊपर ऐसा बादल छाए हैं या फिर आपके पास जो एक सोच है आपकी, वो इतनी ज़्यादा ब्लर हो चुकी है कि अब आप जो पुराने कंजर्वेटिव या फिर आपके पास एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के जो कंजर्वेटिव लॉज हुआ करते थे, जो रिलीजियस थीसिस हुआ करते थे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, आप उसको जो है वो बैकवर्ड कह के पीछे रख देते हो। दिस इज़ वन ऑफ द फॉरमोस्ट रीज़न कि क्यों इंडिया के अंदर या फिर आपके पास और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखते हो। और आपके पास यही सबसे बड़ा कारण है, और कि इंसान अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे पहले रिलीजन डोमिनेट करता था और इंसान जो है वो रिलीजन के हिसाब से, रिलीजन के पर्सपेक्टिव से, धर्म के पर्सपेक्टिव से अपनी ग्रोथ को देखता था, अब वो धर्म के पर्सपेक्टिव से अपनी ग्रोथ को देखना जो है वो उसने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। और वो अब जो है वो आपके पास इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जो है वो चीज़ों को काफ़ी हद तक जो है वो देखने की कोशिश कर रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट कल्चरल पर्सपेक्टिव, जिसके कारण जो है वो आपके पास एक जो एयर पोल्यूशन का मुद्दा है, इट्स अ परसिस्टेंट इशू, क्योंकि इंसान ग्रोथ की बात करेगा, सस्टेनेबल ग्रोथ की, खास करके जो रिलीजियस लॉज हैं जो बात करते थे वो जो है वो अब पीछे रह गए हैं। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आती है, दैट इज़ फ्रॉम द पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर रिसेंटली जो है वो आपके पास एक हमारे जोग्राफर हैं, नाम है मिस्टर जैरेड डायमंड। जैरेड डायमंड ने जो है वो अगेन बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने एक वाटर बॉटल का जो है एग्जाम्पल दिया। मैं अगेन उनकी जो इंटरव्यू उसको सुन रहा था, उसके अंदर, उस इंटरव्यू के अंदर भी, और स्टील गन्स एंड जर्म्स के अंदर भी उनकी किताब है, तो उसके अंदर भी वो वाटर बॉटल का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे लेट्स से यू आर अ पॉलिसी मेकर, आप एक ब्यूरोक्रेट हो। ब्यूरोक्रेट, एज अ ब्यूरोक्रेट और एज अ पॉलिसी मेकर, आप जो है वो नीति आयोग के अंदर जाते हो एक पॉलिसी बनाने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए। द पॉलिसी, इट इज़ अगेन जो इसके अंदर इशू है, इट इज़ रिगार्डिंग कि आपको अच्छा एनवायरनमेंट रखना है या फिर आपको जो है वो अच्छा इकोनॉमिकल ग्रोथ रखना है। अब वहाँ पे उस डिस्कशन के अंदर क्या आप टैप वाला पानी पियोगे? नहीं। नीति आयोग जो है वो आपको बिस्लेरी का वाटर, जो आपके पास बॉटल्ड वाटर है, वो देगा। अगेन यू आर नॉट एबल टू फील दैट पेन कि जब दूषित पानी लोगों को पीना पड़ेगा क्योंकि आप इकोनॉमिकल ग्रोथ जनरेट करना चाहते थे, तो उनको कैसा फील होगा। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मिस्टर जैरेड, मैं नहीं कह रहा हूं, मिस्टर जैरेड डायमंड कहते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्टेंट कर लेते हैं, एक डिस्टेंस के ऊपर रख लेते हैं देन दी जो आपके पास कॉमन मैन हैं उनके, ठीक है। तो उस डिस्टेंस की वजह से जो एक एम्पैथी होती है, जो कि उनको उनके अंदर होनी चाहिए थी, वो एम्पैथी जो है वो जनरेट नहीं हो पाती।
ठीक है। देन उसके बाद बात आती है पॉल फार्मर की। पॉल फार्मर इसके अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल वायलेंस की बात करते हैं। पॉल फार्मर बेसिकली कहते हैं कि आपके पास जो हेल्थ का इम्पैक्ट है, जो आपके पास एयर पोल्यूशन है, उसका इम्पैक्ट बड़ा ही अनऑर्गेनाइज तरीके से कह लीजिए, या फिर बड़ा ही डिसप्रोपोर्शनेटली हाई पुअर लोगों के ऊपर पड़ता है। बिकॉज पुअर लोग जो है, जो गरीब लोग हैं, वो इंडस्ट्री के उस सेक्शन के अंदर रह रहे होंगे या फिर सिटी के उस सेक्शन के अंदर रह रहे होंगे जहाँ पे पोल्यूशन सबसे ज़्यादा हाई है। बिकॉज वहाँ पे पोल्यूशन सबसे ज़्यादा हाई है और उसी के साथ साथ उनका जो हेल्थ केयर का एक्सेस है वो भी बहुत कम है। इस वजह से दे आर गोइंग टू सफ़र 4-fold मोर या फिर ट्वाइस मोर देन दी अदर पीपल, जिस वजह से आपके पास जो इनइक्वालिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड अगेन हु आर गोइंग टू पे द टैक्सेस, हु आर गोइंग टू फंड द पॉलिटिशियंस फॉर द पॉलिसी मेकिंग? अगेन द बिजनेसमैन एंड द अपर मिडिल क्लास, जो कि आपके पास थ्राइविंग बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है, तो अगेन दे आर गोइंग टू फंड द पॉलिटिकल पार्टीज, और पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जो आपके पास ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर अगेन वेरी डिस्टेंट, और they have maintained a very distance from these poor people। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक डिस्टेंस बना लिया है ऑलरेडी, तो अगेन एम्पैथी मिसिंग है। एंड देन जो फंडिंग है वो कहाँ से आ रही है? अपर क्लास से आ रही है, और आपके पास अपर मिडिल क्लास से आ रही है, बिजनेसमैन से आ रही है, या फिर आपके पास थ्राइविंग बिजनेसमैन से आ रही है। जिस वजह से अगेन जो पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर जो पॉलिटिकल एफर्ट्स हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं टू कर्ल दिस मेनेंस ऑफ द पोल्यूशन। ठीक है, देन उसके बाद अगेन आर्थर क्लाइनमैन कहते हैं कि अब अगर गरीबों की बात की जाए, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा हाई है, अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। तो क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है और आपके पास लिटरेसी जो है वो बहुत कम है, इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इस वजह से बेसिकली व्हाट हैपन्स इज कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, अगर किसी के अंदर बीमारी भी आ जाती है, तो आर्थर क्लीनमैन कहते हैं कि उसको फेट, किस्मत के साथ, कर्म के साथ जो है वो जोड़ दिया जाता है कि किस्मत अच्छी नहीं थी, कर्म ही ऐसे थे, पुराने जन्म के अंदर ऐसा हुआ होगा। उसको एक्टिवली जो है वो पोल्यूशन के साथ जो है वो नहीं जोड़ा जाता है। तो इस वजह से भी उनके अंदर जो है वो एक भावना एयर पोल्यूशन के खिलाफ जो पैदा होनी चाहिए, जो एक एक्टिविज्म एयर पोल्यूशन के खिलाफ बनना चाहिए या फिर किसी भी तरह के पोल्यूशन के खिलाफ बनना चाहिए, वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है। इसी चीज़ को, इसी मुद्दे को अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें तो इमैनुअल वेलेस्टीन का जो पर्सपेक्टिव है वो हमारे जो है वो काम आता है। उन्होंने जो है वो बेसिकली जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो दी थी। अगर उस थ्योरी के लेंस से इस मुद्दे को देखें तो हमें ये नज़र आता है कि कहीं ना कहीं जो है जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो करते हैं, उनका बोझ कहीं ना कहीं जो आपके पास थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है उनको ढोना पड़ता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर देखा। अब बेसिकली हुआ क्या कि जो एक ग्रोथ उनको चाहिए थी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ उनको चाहिए थी, दे ऑलरेडी जनरेटेड इट विद द हेल्प ऑफ कोल प्लांट्स। तो वो तो अपनी ग्रोथ को जनरेट कर चुके हैं। जब हमारा जनरेशन का या फिर हमारे ग्रोथ जनरेशन की बारी आती है, तब आपके पास जो है वो पेरिस एग्रीमेंट आ जाता है। तब आपके पास जो है वो एनवायरमेंटल थीसिस की बात आ जाती है कि आपको जो है वो अब अपने एमिशंस जो है वो नहीं करने होंगे। ठीक है, सिमिलरली उन्होंने अपने एमिशंस कर दिए हैं। उन एमिशंस का जितना भार, जितना बोझा जो है वो पड़ सकता था, वो जो है वो हम लोग ढो रहे हैं। ठीक है, so they have created this notion, they have created the experience of GDP, the perception of the growth। अब देखिए, what is a developed country and what is a developing country and what is a underdeveloped country। अगेन जो ये कैटेगराइजेशन है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी। ये किसी रिलीजन के बेसिस के ऊपर नहीं है, ये किसी एथिक्स के बेसिस के ऊपर नहीं है, ये किसी की हैप्पीनेस के बेसिस के ऊपर नहीं है।
किस चीज़ के बेसिस के ऊपर है? ये है ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी। एंड अगेन इस चीज़ को देखा जाता है जब, और ये किसने बनाया है? इट इज़ ऑल मेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज ने एक परसेप्शन बना दिया कि जिसके पास कमोडिटी सबसे ज़्यादा हाई है, इसी चीज़ को जो आपके पास कार्ल मार्क्स हैं कम्युनिटी फेटिशिज्म कहते हैं। ठीक है, तो आपने जो है वो उस चीज़ को बना दिया कि जिसके पास ज़्यादा कमोडिटी है, जिसके पास ज़्यादा ग्रोथ है, वो जो है वो सबसे ऊपर हैं। और जब हमारे सबसे ऊपर आने की बारी आई, तब आपने कह दिया कि देयर इज़ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट इज़ हैपनिंग। ठीक है, तो आपके पास होता जो है वो यही है कि बेसिकली व्हाट हैपन्स हियर इज़ कि जो एक ट्रेंड है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो सेट करते हैं, और उसी ट्रेंड को जो है वो आपके पास डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो फॉलो करते हैं, जिस कारण जो है वो एक एनवायरमेंटल एथिक्स जो उनके अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, जो सस्टेनेबिलिटी के क्लॉज उनके अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द होल इशू। और इस इशू को हमने बेसिकली कल्चरल पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से यानी कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से जो है वो स्टडी किया। ठीक है, अगेन जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा तब उस सवाल को भी आपको ऐसे ही उस चीज़ को जो है वो परसीव करना है, उस चीज़ को जो है वो आपको लिखना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, and I hope this session it was enjoyable for you. Thank you.